संगवारी हो आज के हमारे गोठ कार्यक्रम में एक और नवा सगा पहुना हमारे संग है जिनका नाम है बी.के. श्रेय साहब। बी.के. श्रेय साहब छत्तीसगढ़ सरकार में आईएएस अधिकारी रहीन और करीब 40 साल तक बहुत बड़े बड़े पद में नौकरी करीन, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी संभालीन। आज हमारा सौभाग्य है कि हम उनकर से बातचीत करें और उनके घर में आए हुए। रे साहब वैसे तो अधिकारी रहे हैं, लेकिन बाद में वो एक बहुत अच्छे लेखक, एक कवि के रूप में भी अपन पहचान बनाए हैं और अब तक कम से कम 50 किताब लिख चुके हैं। 48 किताब उनकर हो चुके हैं। अगले साल उनका 50 किताब अवैया है। तो आज हम उनकर से बातचीत शुरू करते हैं। रे साहब, आपकी हमारी बातचीत में हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने बहुत छोटी उम्र में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी, करीब 21 साल की उम्र में। फिर आपने लंबा समय ब्यूरोक्रेसी में बिताया। तो वो जो दौर था और अब जो लेखक का दौर है, इसको कैसे याद करना चाहेंगे आप? उसके दौर में जो चुनौतियां थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौतियां थी। आज के जो चुनौतियां है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों में बहुत गुणात्मक अंतर है। उस समय में इंटरनेट नहीं था, मोबाइल का दुनिया नहीं था, कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड था और मनुष्य से ज़्यादा बातचीत करता था, ना कि मशीन से। जी, आजकल मशीन से ज़्यादा बातचीत हो जाता है, व्हाट्सएप से हो जाता है, वीडियो कॉल से हो जाता है, लेकिन इंसान एक दूसरे से मिलते नहीं है। और ऐसे परिस्थिति बदल गया है कि मनुष्य को भूलने लगा है। ये बताइएगा सर कि ये जो मशीन से मशीन की बातचीत है या मशीन के ज़रिए हम जो बातचीत कर रहे हैं और मैं आपसे साथ में मिल के बैठ के बातचीत कर रहा हूँ, कितना अंतर है दोनों तरह की बातचीत में? देखिए, मशीन तो टेक्नोलॉजी है। मशीन से बात करने का अनिवार्य आवश्यकता हो गया है, क्योंकि बिना मशीन से किसी, जैसे कोई अमेरिका से बात करना है, रशिया से बात करना है, लंदन किसी आदमी को बात करना है, तो हम लोग उसको स्काइप पर बात कर लेते हैं। तो मशीन का तो अनिवार्य है, लेकिन आमने सामने बैठ करने की जो मज़ा है, जो महत्व है, उसका जो भावनाएं आती है, वो अपने आप में यूनिक होता है। उसका कोई तुलना नहीं हो सकता। इसीलिए एक फेस टू फेस डायलॉग जो होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और वो हमेशा के लिए रहेगा। आप भला ही कोई भी आप मित्र हो, भला ही आपके कितना भी दोस्त हो, कोई भी हो, जितना भी चिट्ठी लिखी है, जितना भी फ़ोन करी है, जितना भी व्हाट्सएप मैसेज भेजी है, जितना भी फेसबुक मैसेज भेजी है, पर एक बार जब वो आपके सामने आ जाता है, वो एक अलग दुनिया में आप प्रवेश करते हैं। आपकी बातचीत से मुझे याद आया कि मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। तो मिर्ज़ा गालिब ने भी इस बात को कबूल किया है कि आमने सामने मुलाकात का तो कोई विकल्प नहीं है। आप एक लेखक हैं, आपने इतनी किताबें लिखी हैं, आपने पोएट्री भी लिखी है, प्रोज़ भी आपने लिखे हैं। ये बताइएगा कि आप तो अकेले रहते हैं, किताब लिखते समय क्या एक लेखक लगातार अपने आप से बात करता है? यही सही है? देखिए, जब मैं लिखता हूँ तो एक मेरा पूरा ध्यान लेखन पर जाता है। कैसे मैं कविता लिखूँ, कहानी लिखूँ, उपन्यास लिखूँ, निबंध लिखूँ, तो लेखक और उसके लेखन के बीच में इतना गहरा संबंध एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। जैसा जल बिना मछली, नृत्य बिना बिजली, जैसा मछली जल के बिना नहीं रह सकता, लेखक अपने लेखन के बिना नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ लिखता ही रहेगा। जब मैं लिखता हूँ, अपने बारे में सोचता हूँ, दोस्तों के बारे में सोचता हूँ, दुनिया के बारे में सोचता हूँ, घटनाक्रम के बारे में सोचता हूँ, तो सोचने की प्रक्रिया निरंतर होता है। उसमें कभी विराम नहीं होता। सोचने की प्रक्रिया निरंतर होता है। कभी कभी मैं सोते हुए भी बहुत अच्छा पोइट्री लिख चुका हूँ। तो मैं रात को 2 बजे मुझे ऐसा लगा कुछ मैं सोच रहा हूँ और जो शब्दों मेरे दिमाग में कैद हो चुके थे, मैं रात में जग गया, टेबल पर पहुंचा और एक पोएम लिखा। बहुत ही बढ़िया। ये तो बड़ा विचित्र किस्म का अनुभव आप बता रहे हैं। मेरे ख्याल से और भी लेखक इस अनुभव से गुजरते होंगे। अभी इस वक्त आपके हाथ में किताब हम देख रहे हैं, फ्रॉम साइलेंस टू साइलेंस। सर, मैं इन दिनों कुछ किताब ऐसी पढ़ रहा था, दीपक चोपड़ा जी की, एक हार्ट टोल की। ये सब लोग अपने आप से बातचीत करने पर बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत ज़ोर देते हैं। क्या एक राइटर आखिर में मौन तक पहुँच जाता है या शब्द उसके लिए बहुत लिमिटेड हो जाते हैं? क्या टसल, क्या कॉन्फ्लिक्ट है सर ये? देखिए, मौन रहना भी एक प्रकार के भावनात्मक व्यवसाय है। मतलब मैं मौन रहता हूँ, लेकिन भावनाएं तो बहुत एक्टिव रहते हैं। शब्द, निस्तब्धता के बीच में भी शब्द व्यक्त हो सकता है। अच्छा। तो मैं मौन रह करके काफ़ी सोच लेता हूँ और अपने जो
स्वयं के साथ बातचीत करना के महत्व तो बहुत अधिक होता है, क्योंकि स्वयं के साथ बातचीत करते हैं वहाँ पूरा खुलापन रहता है कि छिपाने की बात नहीं होता है। आप स्वयं से गाइडेंस लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, तो एक सेल्फ डायलॉग जो होता है, डायलॉग विद द सेल्फ जिसको मैं बोलता हूँ, वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आजकल बहुत सारे लोग पहले अकेले बैठ कर के सोचते हैं, बाद में कुछ लिखते हैं, क्योंकि सोचना और लिखना एक दूसरे के साथ 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 चलता है। वही लिख पाता है जो सोचता है, और जो नहीं सोचता है वो कभी नहीं लिख पाएगा। तो सोचना एक बहुत डायनेमिक प्रक्रिया है। हमने ये भी पढ़ा है सर, बचपन में हमारे शिक्षक हमको बताया करते थे कि जब आप 10 किताबें पढ़ते हैं तो आपको कुछ लिखने के लायक, 10 पेज लिखने के लायक आपको आपकी काबिलियत बनती है। तो पढ़ना ज़रूरी है, लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है, समाज को अपनी आँखों से देखना, उसके अनुभव से गुजरना बहुत ज़रूरी है। तो आपका होमवर्क किस तरह से रहता है एक लेखक बनने की प्रक्रिया में? देखिए, मैं व्यक्तिगत जीवन में बहुत अनुशासित व्यक्ति हूँ, डिसिप्लिन हूँ। मेरे कितने बजे सोना है, कितने बजे उठाना है, कितने बजे जगना है, कितने बजे वॉक में जाना है, कितने बजे म्यूजिक सुनना है, कितने बजे न्यूज़ सुनना है, ये एक प्रकार की रूटीन हो गया है जी। तो मैं अनावश्यक रूप से समय का नष्ट नहीं करता। समय मेरे लिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण रखता है। मेरे लिए टाइम इज़ लाइफ होता है। एक एक पल ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो मैं एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी होने के कारण मैं बहुत सारे लिख चुका। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मैं ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ मैं कुछ नहीं लिखा। कभी ट्रेन में जाते हुए लिखता हूँ, एयरपोर्ट में यदि फ्लाइट में डिले होता है तो वहीं बैठ कर लिख लेता हूँ। बहुत बढ़िया। रोज़ कुछ ना कुछ लिखना है, क्योंकि लिखना मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है, लिखना मेरा अस्तित्व है, लिखना मेरा प्राण है, और लिखने के लिए मैं जीता हूँ और मरता हूँ। अरे वाह! कहते हैं कि जो अपनी भाषा होती है, कई बार हम लोगों से बहुत बातचीत नहीं कर पाते, तो अपनी कहानी जब हमें कहना होता है तो हम किसी पात्र में उसको डाल देते हैं, और कहानी तो हमारे ही जीवन की होती है। कहीं मैं कोई एक शायरी पढ़ रहा था, एक बड़े शायर हुए इब्राहिम अश्क, वो कहते हैं कि हम जिक्र करेंगे गैरों का और अपनी कहानी कह देंगे। तो आपके साथ भी ऐसा है क्या कि आप गैरों का पात्र के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? देखिए, एक लेखक जो कोई लिखता है उसमें कल्पना भी होता है, कुछ ज़मीनी हकीकत भी होता है। जैसे जर्मन फिलोसोफर नीत्शे ने कहा, एवरी मैन इज ए प्ले एक्टर ऑफ हिज आइडियाज़। ओह ब्यूटीफुल। हर व्यक्ति जो कुछ करता है वो अपने जीवन चरित्र को लिखता रहता है। मैं जो भी कुछ लिखता हूँ, कई उपन्यास में मैं स्वयं एक पात्र हूँ, कई कहानी में मैं स्वयं पात्र हूँ, कई कविता में मैं स्वयं पात्र हूँ। इसीलिए होता है कि वो जो इंटेंसिटी आता है, जो उसमें जो भावनात्मक उथल पुथल होता है, वो लेखक को लिखने में एक बहुत अच्छे वातावरण मिलता है जब वो पात्र बन जाता है। क्योंकि अपने ज़िंदगी का जो दुख दर्द, अन्य ज़िंदगी जो हर्ष उल्लास, ज़िंदगी का जो मज़ा, ज़िंदगी का जो व्यर्थता, हताश होना या खुशी से नाच उठना, झूम लेना, ये सब बातें जो लेखक के जीवन में होता है, वो पात्रों के अपने कहानी और स्टोरी या कविता को पात्र के माध्यम से उतारने के लिए प्रयास करता है। और जो उस प्रयास में सफल हो जाते हैं वो श्रेष्ठ लेखक होते हैं। वाह! तो मैंने ये भी पढ़ा है सर, मैं जो शरद चंद्र की किताब पढ़ रहा था, तो विष्णु प्रभाकर जी ने उसकी प्रस्तावना में, उसकी प्रीफेस में लिखा हुआ है, जानिसार अख्तर का एक शेर लिखा है उन्होंने कि शरदचंद्र की जितनी भी किताबों को पढ़ें उसमें एक पात्र शरदचंद्र खुद भी होते हैं हर उपन्यास में। तो उन्होंने एक शेर लिखा है जानिसार अख्तर को कोट करते हुए, मेरा हर शेर है अख्तर मेरी ज़िंदा तस्वीर, मेरा हर शेर है अख्तर मेरी ज़िंदा तस्वीर, देखने वालों ने हर लफ्ज़ में देखा है मुझे। तो एक एक शब्द में वो लेखक मौजूद है, वो उपन्यासकार खुद मौजूद है। आपके साथ भी हम ऐसा मान सकते हैं? वही हुआ है। मैं कई ऐसा उपन्यास लिखा हूँ, जैसा मेरे कई उपन्यास है, जो मेरे अधिकांश उपन्यास में एक रोमांटिक भावना तो है ही, प्यार की भावना है, बट अधिकांश उपन्यास में अन्याय, अत्याचार, दमन, ये तीनों के खिलाफ मैंने संघर्ष किया है। तो जो पात्र होता है एक एक्टिविस्ट बन जाता है। किस प्रकार सामाजिक अव्यवस्था, सामाजिक अन्याय, दमन, शोषण और भेदभाव, क्रूरता, समाज में जो दोहरापन, उसको खिलाफ वो आवाज़ उठाता है। तो मैं कई उपन्यास में मैं स्वयं एक एक्टिविस्ट के रूप में अपने आप को उपस्थापित किया हूँ। तो आई एम एन एक्टिविस्ट इन दोज नॉवेल्स। ये बताइएगा कि लेखक जब अपने विचारों से क्रांति पैदा करना चाहता है, समाज को बदलना चाहता है, या समाज में जैसा वो सपना देख रहा है
वैसा समाज नहीं बन पा रहा है। तो ये जो उसकी पीड़ा है, उसका दर्द है, वो उसका सामना कैसे करता है? आप कैसे इससे जूझते हैं? देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि लिखने के माध्यम, अपने लेखन के माध्यम से कहानी, कविता, उपन्यास और निबंध के माध्यम से मैं समाज में जागरूकता जरूर पैदा कर सकता हूँ। मैंने एक उपन्यास लिखा था ब्लाइंड हॉराइजन, अंग्रेजी में, जो 600 पेज का था, मेगा नोवेल था। उसमें एक ऐसे आदमी का ज़िंदगी है जो मुख्यमंत्री को भी जेल में भेजने के लिए कभी सोचेगा नहीं। मतलब उसने साहस जुटा पाया। मुख्यमंत्री का जो एक राज्य के मुख्यमंत्री के अत्याचार को सामने लाया, बहुत सफ़र किया, बहुत उसमें पूरा सब कोई उसके दूर हो गए। लेकिन बाद में जब वो इलेक्शन में सफलता प्राप्त की, जब उसको कहा गया कि आप मुख्यमंत्री बनिए, तो ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो संघर्ष किया है सत्ता के लिए नहीं किया है, मैंने जो संघर्ष किया है पैसे के लिए नहीं किया है, मैंने जो संघर्ष किया है एक अपने आप को एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए नहीं किया है, मैंने संघर्ष समाज के लिए किया है। मैं कोई किसी प्रकार का पद का लोभ मुझे नहीं है। वो करके वो सभास्थली छोड़ करके चला जाता है। आप जो बता रहे हैं, मुझे जिदू कृष्णमूर्ति की बात याद आ रही है। जब एनी बेसेंट ने उनको वर्ल्ड मास्टर घोषित करने की कोशिश की थी, तो वो भी स्टेज से उतर के चले आए थे एट द एज ऑफ 27 कि मैं वर्ल्ड मास्टर नहीं बनने वाला हूँ, बिकॉज ट्रूथ इज़ ए पाथलेस जर्नी, ऐसा उन्होंने कहा था। और कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रूथ की तरफ आपको नहीं ले जा सकता। तो आप तो करीब करीब ऐसा ही अनुभव बता रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे जितना सर अभी तक मैंने 6 नॉवेल लिखा है अंग्रेजी में। रेवोल्यूशनरी, ब्लाइंड हॉराइजन और टर्मोइल और दी फैटल फ्लो और एक बहुत अच्छा लिखा है कि अट्रैक्शन। वो कवि, ये सब उपन्यास में रोमांटिक भावनाएं भी है और विद्रोह का भावना भी है। और मैं विद्रोही तब बनता हूँ जब मैं देखता हूँ मेरे सामने अन्याय हो रहा है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि वो व्यक्ति लेखक नहीं है, वो व्यक्ति कवि नहीं है, वो व्यक्ति निबंधकार नहीं है, जब तक वो अन्याय के खिलाफ अपना आवाज़ नहीं उठाता है। हम ये भी देखते हैं सर, मैं कभी गुलजार साहब का एक लेख पढ़ रहा था जो उन्होंने साहिल लुधियानवी के बारे में लिखा था। वो हिंदुस्तान टाइम्स में वो लेख प्रकाशित हुआ था और उसमें उन्होंने कहा था कि साहिल लुधियानवी जितने बड़े क्रांतिकारी थे उतने ही बड़े प्रेमी भी थे। तो जो रेवोल्यूशनरी है, जो क्रांतिकारी है, वो प्रेमी भी होता है। बिल्कुल है। देखिए, प्रेम की भावना जो होता है यूनिवर्सल लव होता है। क्रांतिकारी लोग ही प्यार करते हैं। मार्क्स क्रांतिकारी थे, लेकिन उनका वाइफ जेनी के लिए बहुत प्रेम था। वो एक संवेदनशील व्यक्तित्व का धनी थे। डॉक्टर राममनोहर लोहिया समाजवादी चिंतक थे, लेकिन हमेशा प्यार के बारे में बहुत कुछ सिखाया है कि दुनिया में पुरुष और नारी एक दूसरे को कैसे चाहते हैं। तो प्यार की भावना जिसका नहीं है वो ज़िंदगी को समझ भी नहीं सकता। तो मैं प्रेम को ज़िंदगी का एक अनिवार्य अंग मानता हूँ। मैं लेखक भी हूँ, कवि भी हूँ, निबंधकार भी हूँ, प्रेमी भी हूँ और विद्रोही भी हूँ। मुझे आपकी बात सुन के एक फिल्मी गाने की कुछ लाइन याद आ रही है और वो यूँ है कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। आप, मुझे लगते हैं कि आप भी सैकड़ों में पहचाने जाते हैं अपने लेखन की वजह से, अपने रोमांटिसिज्म की वजह से, अपने रेवोल्यूशनरी एटीट्यूड की वजह से। आपको कौन सी पहचान पसंद है जो लोगों के बीच होनी चाहिए? बीके श्रेय साहब कैसे पहचाने जाने चाहिए? देखिए, मैं एक तो पहला तो मैं लोगों को समझने के लिए प्रयास करता हूँ और अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि आप ड्राइंग रूम में बैठ कर के समाज का नेतृत्व तो नहीं कर सकते और लोगों के पास नहीं जा सकते। तो सड़क पर जाने वाले व्यक्ति, हाट बाज़ार में मिलने वाले व्यक्ति, सिनेमा हाउस में मिलने वाले व्यक्ति, मॉल में मिलने वाले व्यक्ति, मेरे घर के आने वाले व्यक्ति, इनके साथ मैं मिलना, इंटीग्रेशन चाहता हूँ। तो मेरे में प्यार भी रहेगा, दर्द समझने के लिए क्षमता भी रहेगी और स्थिति में सुधार करने के लिए भी ताकत भी रहेगी। केवल दर्द समझना पर्याप्त नहीं, दर्द को दूर करने के लिए भावना होना चाहिए। तो एक्चुअली तो एक भावनात्मक उथल पुथल और साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक विद्रोह और पूरा दुनिया को अपनाने के लिए एक संकल्प, ये सभी मैं चाहता हूँ। मैंने एक ड्रामा भी लिखा है, दी ह्यूमैनिस्ट करके, मानववादी ड्रामा मैंने लिखा है कि जो आदमी मानवता से प्यार करेगा
वो धर्म जाति से बहुत दूर रहेगा, क्योंकि उसके लिए मानव सब कुछ है, मनुष्य सब कुछ है, मनुष्यता का पुजारी है। तो मेरी प्रत्येक रचना में मैंने एक चीज़ हमेशा किया है कि मानवता को आगे बढ़ाना है। अभी यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, अभी जो पोइट्री मेरे कल अभी वर्ल्ड बुक फेयर में 4 पोइट्री की किताब रहेंगे, उसमें मैंने यूक्रेन के युद्ध के बारे में लिखा है, कैसे लोग मर रहे हैं, खून लाखों लोग मर चुके हैं, 4-5 लाख लोग मरे हैं। तो इसके लिए मानवता के लिए इंसान को सब कुछ करना चाहिए। मानवता ही मेरा आदर्शवाद है, मानवता ही मेरा विचारधारा है, मानवता मेरी मंजिल है, मानवता के रास्ता पर मैं चल रहा हूँ। एक सवाल और आपके विषय में मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो सत्ता की लड़ाई चल रही है पूरी दुनिया में, इतना तहस नहस है और आम इंसान का जीना इतना कठिन हो गया है, लेखक के लिए अभिव्यक्ति करना बड़ा कठिन भी कई बार मालूम पड़ता है कि अगर वो कहीं कुछ लोगों के खिलाफ लिख दे तो कार्रवाई हो जाती है। लोग उसको किसी दल के साथ में जोड़ करके देखते हैं कि ये राइटिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, जबकि लेखक का ऐसा कोई बहुत एटीट्यूड नहीं होता, वो तो कॉमन मैन के साथ में खड़ा होना चाहता है। तो आप ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इससे कैसे आप सामना करते हैं? देखिए, मैं जेएनयू का प्रोडक्ट हूँ, मैं जेएनयू में पढ़ रहा था दिल्ली में। तो कई लोग कहते हैं कि साहब क्यों जेएनयू से आए आप लेफ्टिस्ट हो गए। मैंने हंसकर कहा, ना मैं लेफ्टिस्ट हूँ ना मैं राइटिस्ट हूँ, आई एम ओनली जस्टिस सीकिंग एक्टिविस्ट। तो मेरा दुनिया में जस्टिस मिले, न्याय मिले, सुरक्षा मिले, लोगों में असुरक्षा की भावना ना हो, ये मेरी हमेशा रहता है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, देखिए सत्ता का लड़ाई तो दुनिया भर चल रहा है, और आजकल के ज़माने में कोई विचारधारा का नाम तो लेते हैं लेकिन विचारधारा दिखने की नहीं मिला। चीन में मार्क्सवाद चलता है करके, चीन कम्युनिज्म ऑफ चाइना, कि कम्युनिज्म कहाँ है? मैं तो चीन में गया, मुझे कोई कम्युनिज्म दिखाई नहीं दिया, केवल वहीं कैपिटलिज्म मुझे दिखाई दिया। वहाँ भी किताब आई थी सर रेवोल्यूशनरी, आपने उसमें नक्सलिज्म पर लिखा था। क्या आपको लगता है वो विचार भी अब पहले जैसा नहीं रहा? नहीं, नक्सलिज्म अभी वेंटिलेटर पर है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि नक्सलिज्म एक जो विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था, वो विचारधारा आजकल के बदलती दुनिया में प्रासंगिक नहीं है। मार्क्स जब थे तब इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट ने दुनिया को चेंज किया है, न कि मार्क्सवाद ने। अच्छा, ये मेरा कहना है। तो सर टेक्नोलॉजी तो हर दौर में समाज को बदलती है। अब बोलते हैं कि 3D आ जाएगा, 5G आ जाएगा, निश्चित परिवर्तन। देखिए क्या होगा, बहुत से चीज़ पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, इसीलिए लोगों को गोपनीय रूप से होता था, लोगों को पता नहीं चलता। आजकल कम्युनिकेशन इतना फास्ट हुआ है। मार्क्स आपने पढ़ा होगा, मैक्लुहान ने जो किताब लिखा है, मार्शल मैक्लुहान ने लिखा है, हाँ, उसमें वो लिखा है कि दुनिया इतना खुलेपन आ गया है, किसी चीज़ को आप छिपा नहीं सकते, किसी दबा नहीं सकते। चीन में कोविड के कारण बहुत लोग मरे, दबाने की कोशिश की, आप धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी जो है, देखिए विचारधारा का अपने जगह है, लेकिन विचारधारा समय के अनुकूल पर यदि नहीं चलता, वो विचारधारा नहीं है, वो आउटडेटेड हो जाएगी सर, आउटडेटेड हो जाएगी। विचारधारा का कोई प्रासंगिकता नहीं है यदि विचारधारा समय के साथ नहीं चलता है। मार्क्स ने खुद भी तो एक बार कभी कहा था, उनसे किसी ने पूछा कि आर यू ए मार्क्सिस्ट, तो उन्होंने कहा कि नो, आई एम मार्क्स, आई एम नॉट मार्क्सिस्ट। हाँ, वो कहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि मार्क्स शब्द के नाम पर कभी भ्रांति आई है। अच्छा। मार्क्स का जो मैं शुरू से मैं देखा, मैं मार्क्सवाद पढ़ा हूँ, मार्क्स का किताब पढ़ा हूँ, लेकिन मैं स्वयं मार्क्सवादी नहीं हूँ, मैं न बन पाऊँगा, क्योंकि उसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस भी है, अंतर्द्वंद भी है काफ़ी। क्योंकि जो डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरिएट के बारे में वो कह रहे थे, प्रोलेटेरिएट तो दिखाई नहीं दे रहे थे, डिक्टेटरशिप जरूर दिखाई दे रहा है, यही मेरा कहना है। आखिरी एक सवाल आपके लिए मैं पूछना चाहता हूँ सर, कि अभी जो किताब आप दिखा रहे हैं हमें, फ्रॉम साइलेंस टू साइलेंस, इसमें आपकी पोएट्री है, हमें इस किताब के बारे में बताइए कि आखिर इसमें क्या आपने संकलन किया है? फ्रॉम साइलेंस टू साइलेंट में इट इज़ ए पोएट्री कलेक्शन एक्चुअली, ये तो टाइटल पोएम है। इसमें मैंने प्यार के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, अत्याचार असमानता के दमन के विरुद्ध में लिखा हूँ। फिर उसमें मनुष्य जिंदगी का, जीवन का संघर्ष को मैंने चित्रित किया है। कई पोएम में मैंने जीवन का संघर्ष को पर ज़्यादा ध्यान दिया कि मनुष्य कितना संघर्ष कर रहा है अस्तित्व के लिए, जीने के लिए संघर्ष को मैंने अपनी किताब के, अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के साथ
साथ सामने लाने के लिए प्रयास किया। मेरे हर कविता में आपको देखेंगे जिंदगी का संघर्ष का एक स्वर छिपा हुआ है। मैंने आपकी जो 2 किताबें पढ़ी थी, पिछली बार मैं आपसे मिलने आया था, आपने मुझे किताबें दी, मैं पढ़ा, मुझे ये बात समझ में आ रही थी, मैंने एक विद्यार्थी के नाते उसे पढ़ा, मुझे ये लगा सर कि जो आम आदमी का संघर्ष है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है बजाय किसी और बात के। मुझे लगता है आपसे सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है आपका, वो एक आम इंसान का रोज़मर्रा का संघर्ष है। क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? हाँ, इंसान का जो दुख दर्द को मैं पहचानता हूँ। मुझे भी ज़िंदगी में बहुत दुख दर्द मिला है, लेकिन उसका गुणात्मक अलग अलग पहचान है। दुख दर्द मतलब मैं सोचता हूँ कि लाइफ में एक स्ट्रगल है, एक विपरीत, एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और आदमी को किस तरफ से आगे बढ़ना है वो आदमी को स्वयं को निर्णय लेना है। मैं ये मानता हूँ आखिर में निर्णय लेना आपको स्वयं लेना पड़ेगा, किस तरह से आप जाएंगे, किस रास्ते पे आप जाएंगे। पढ़िए सब कुछ, सबको सुन लीजिए, सबके साथ बातचीत कर लीजिए, कि स्वयं को निर्णय की क्षमता भी आगे बढ़ाइए, तो फिर आप सफल व्यक्तित्व के धनी हो सकते हैं। मैंने अपने वही कविताएं में जो कोई लिखा है, कुछ तो मेरा स्वयं का अनुभव, मेरे बहुत सारे जो कविताएं हैं ये मेरे ज़िंदगी की कहानी भी है। यद्यपि मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन जो पढ़ लेगा वो देखेगा कि वही है, वही हूँ, मैं आसपास घूम रहा हूँ। हाँ, ये बातचीत जो एक लेखक के मन में होती है कि वो जब किसी बात को सीधे तौर पर नहीं कह पाते तो वो कविताओं के ज़रिए व्यक्त हो जाते हैं, वो अपने उपन्यासों में कहीं पात्र के रूप में ढल जाते हैं, और इस तरह से अगर आप उन्हें खोजना ढूंढना चाहें तो मुझे ये बात समझ में आई है कि अगर बी.के. श्रेय साहब को ढूंढना हो, उनकी किताब का कोई पात्र उठाकर हम ले लें, उसे पढ़ लें, और उसमें बी.के. श्रेय जी का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं छिपा होगा। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए। तो ये 2 तरीके होते हैं जीवन जीने के। तो ये रही हमारा आज के बातचीत गोठकार कार्यक्रम में हम मुलाकात करें छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व IAS अधिकारी बी.के. श्रेय साहब, जौन एक लेखक के रूप में भी अपन पहचान रखते हैं, और भी उनकर 50 किताब बहुत जल्दी पूरा होइया है। अभी एक किताब सर दिखावत है फ्रॉम साइलेंस टू साइलेंस, जेमें उनकर कविता के संग्रह है। हम ऐसे उम्मीद करथन कि आने वाले दिन में बी.के. श्रेय साहब के और भी कई किताब छप के आई, चाहे वो कविता हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे नाटक हो, या अपन कोई संस्मरण या कोई अनुभव हो। आज के बातचीत हम यहीं समाप्त करत हन। गोठकार के अगला कार्यक्रम में हम एक और अतिथि से आपकी मुलाकात कराबो, एक और पहुना से आपकी भेंट कराबो। तब तक के लिए मोला देव अनुमति। नमस्कार, जय जोहार।